हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 और कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। तो दोस्तों एक क्लास 10th विज्ञान यानी क्लास 10 दोस्तों साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे जैव प्रक्रम। कौन सा दोस्तों? हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, वो होगा जैव प्रक्रम। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैंने उन सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पूछे गए हैं। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते आ रहे हैं। तो दोस्तों क्लास 10th विज्ञान यानी 2023 के जो छात्रों के लिए है जैव प्रक्रम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, और बोर्ड परीक्षा 2023 वाले छात्र इसे जरूर देखें। नहीं दोस्तों, जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उनके लिए क्या है? दोस्तों उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वे छात्र जरूर देखें जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें लिए मैंने। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कौन सी त्वचीय स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। यानी वह ये पूछ रहा है कि दोस्तों कौन सी त्वचीय स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होते हैं। दोस्तों पसीने की ग्रंथि जो होती है वो त्वचीय स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तन हो जाती है। कौन सी? पसीने की जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो त्वचा होती है, हमारी त्वचा ग्रंथि होती है, उसके रूप में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी दोस्तों? पसीने की ग्रंथि। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। मैं बात करता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 2, हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या होती है, वर्णन करो। यानी दोस्तों जो हमारा पाचन है उसमें अम्ल की क्या भूमिका होती है उसका वर्णन करो। तो दोस्तों HCl जठर रस को अम्लीय बनाता है। जो HCl होता है ना दोस्तों, जो HCl होता है वो जठर रस को अम्लीय बनाता है। यानी दोस्तों जो हमारे आमाशय में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे आमाशय में पाया जाता है दोस्तों, वो क्या? HCl जठर रस को अम्लीय बनाता है। यानी दोस्तों जो जठर रस होता है उसको क्या अम्लता बनाता है, और सक्रिय पेशिन HCl से मिलकर ही सक्रिय रूप लेता है। प्रोटीन का पाचन यह अम्लीय pH में ही संपन्न कर पाता है। HCl भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर गए जीवाणुओं को मार देता है। यानी दोस्तों क्या करता है HCl? एक तो हमारे पाचन में जो पाचन में काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दोस्तों जो HCl भोजन के साथ शरीर में प्रवेश किए गए जीवाणुओं को मार देता है। यानी दोस्तों जैसे ही आप खाना वगैरह खाते हैं तो दोस्तों आप खाना खा लेते हैं, तो दोस्तों खाते वक्त आपके मुंह में बहुत से कीटाणु या कुछ चला जाता है, तो दोस्तों उसको मारने का जो जीवाणु चले जाता है दोस्तों उसे मारने का काम कौन करता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मारने का कार्य करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। यानी जो दोस्तों अग्नाशय रस, हमारे अग्नाशय रस में जो पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं दोस्तों? सबसे पहला एंजाइम होता है टिप्सिन एक एंजाइम होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कि अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम के नाम। तो दोस्तों टिप्सिन, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम के नाम तो दोस्तों टिप्सिन और लाइपेज। तो दोस्तों आप इसे टी से टिप्सिन और एल से लाइपेज, टीएल के नाम से इसे याद रख लीजिए। यानी जो अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम, तो दोस्तों ए से अग्नाशय AT, आप इसे ATL के नाम से भी इसे याद रख सकते हो। ATL, ए से अग्नाशय, टी से टिप्सिन और एल से लाइपेज एंजाइम जो हमारे अग्नाशय रस में हमें पाए जाते हैं। अब मैं बात करूँ रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। तो रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी, यानी दोस्तों जो हमारी जो शरीर है उसमें हमारी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है वे कहाँ पाई जाती हैं। तो रुधिर में एंटीजन प्रतिजन वाले लाल रुधिकाणुओं की कोशा कलापर तथा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। तो दोस्तों एंटीजन जो होता है जिसे हम प्रतिजन भी कहते हैं, लाल रुधिर कणाओं में की कोशा कलापर तथा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। प्रतिरक्षी रुधिर प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी उसके अंतर पाई जाती है। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न में। दोस्तों ये लघु उत्तरीय प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करता हूं तो दोस्तों मैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्ववास तथा स्वच्छवास में क्या अंतर है। शोषण तथा स्वच्छवास में क्या अंतर है। तो दोस्तों सबसे पहले श्वसन की बात करते हैं और दोस्तों फिर श्वासोच्छ्वास की बात करते हैं।
दोस्तों यह जो श्वसन होता है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों श्वसन कैसी है? दोस्तों श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों आप मेरे साथ ही 2-3 बार रिपीट करिए कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह एक यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है। यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है जिसे हम खुद के द्वारा कराते हैं। यानी दोस्तों श्वसन कैसी? दोस्तों एक रासायनिक प्रक्रिया है। और जो यानी श्वासोच्छ्वास है दोस्तों वो एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसे? इसे हम भौतिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। यह एक अपचयी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, भोज्य का मतलब यानी दोस्तों जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है किसमें? यानी श्वसन में। और यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण से वायु श्वसनांगों तक पहुंचाई जाती है। वातावरण से यानी जो आपका वायुमंडल है, जहां आप सांस लेते हो वहां से आप वायु आपके नाक तक और फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। तो किसमें? श्वासोच्छ्वास में वायु वातावरण से लेकर हमारे नाक यानी जो नाक होती है दोस्तों इसके जरिए फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। और दोस्तों जो श्वसन होता है इसमें एक अपचयी क्रिया होती है। अपचयी क्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, यानी भोज्य पदार्थों का क्या होता है दोस्तों? इसमें भोज्य पदार्थों का इसमें ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है जो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का प्रयोग होता है। यानी दोस्तों जो श्वसन होता है जब आप सांस लेते दोस्तों जब आप सांस लेते हैं ऐसे करके, तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें ऊर्जा मुक्त, ऊर्जा का मतलब यानी दोस्तों हमारे मुंह से एक तरह से भाप निकलती है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, और दोस्तों हमारे मुंह से बाहर आती है जिसे हम ऊर्जा मुक्त कहते हैं। और दूसरे में दोस्तों इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। श्वासोच्छ्वास में दोस्तों इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। तीसरे दोस्तों अगले नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड जल आदि बनते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल आदि बनते हैं, साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यानी इसमें क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है और साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। मैंने कही थी ना ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त का मतलब दोस्तों ऊर्जा यानी ऊर्जा निकल रही है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी जैसे ही हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन के बाद हम क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं ना दोस्तों, जिसे हम सभी बोलते हैं। यानी हम CO2 छोड़ते हैं जिसे आप सभी बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जल आदि बनते हैं, साथ ही ऊर्जा भी मुक्त होती है। श्वसन सतह का वातन होता है। श्वसन सतह का वातन होता है। अब कोशिका में संपन्न होता है, कोशिका से बाहर संपन्न होता है। यानी जो श्वसन होता है दोस्तों कोशिका के अंदर संपन्न होता है। जो श्वसन होगा कोशिका के अंदर संपन्न होगा। और जो दोस्तों जो श्वास होता है दोस्तों वह कोशिका के बाहर संपन्न होता है। तो दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। यानी यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है श्वसन, और यह एक यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है। यह एक अपचयी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण में वायु श्वसनांग तक पहुंचाई जाती है। ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल आदि बनाते हैं, साथ ही ऊर्जा भी मुक्त उत्पन्न होती है। श्वसन सतह का वातावरण होता है, कोशिका में संपन्न होता है, कोशिका के बाहर संपन्न होता है। मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न में ध्वनि और शिरा में क्या अंतर में 4 अंतर लिखो। ध्वनि और शिरा में 4 अंतर लिखो। ध्वनि और शिरा में 4 अंतर लिखो। तो दोस्तों ध्वनि और शिरा, ध्वनि और शिरा, तो दोस्तों देखिए ध्वनि और शिरा में दोस्तों ध्वनि यह रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। दोस्तों जो ध्वनि होगी हमारी ध्वनि होगी उसमें रुधिर हृदय यानी हमारे दिल से विपरीत दिशा में यानी दिल से उल्टी दिशा में बहता है। उल्टी दिशा में बहता है। रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। रुधिर सदैव हृदय की ओर से बहता है। रुधिर सदैव हृदय की ओर से बहता है। तो दोस्तों जो होगा यानी जो ध्वनि में होगा रुधिर सदैव हृदय से विपरीत, ध्वनि में दोस्तों विपरीत की तरफ बहेगा, और दोस्तों शिरा में हृदय की ओर यानी हृदय की तरफ बहेगा। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। जो दोस्तों ध्वनि होती है उनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। ध्वनि होती है दोस्तों इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है। जो दोस्तों शिरा है उनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। ध्वनियों में कपाट नहीं होते हैं। ये प्राय गहराई में स्थित होती है। दोस्तों जो ध्वनि होती है इसमें कपाट नहीं होते, ये प्राय गहराई में स्थित होती है। गहराई यानी दोस्तों ये अंदर जाकर स्थित होती है। ध्वनियों में कपाट नहीं होते, ये प्राय गहराई में स्थित होती हैं। सिराओं में स्थान पर कपाट होते हैं, ये प्राय त्वचा के नीचे स्थित होती हैं। त्वचा के नीचे स्थित होती है। सिराओं में स्थान पर कपाट होते हैं, ये प्राय त्वचा के नीचे स्थित होती हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक बार वो देखिए दोस्तों, रुधिर सदैव जो हमारा खून होगा वो सदैव ध्वनि में दोस्तों विपरीत दिशा की ओर बहेगा, और शिरा में
शिरा में दोस्तों हृदय की ओर बहता है। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। धमनियों में कपाट नहीं होते, ये प्राय गहराई में स्थित होती है। शिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं, ये प्राय त्वचा के नीचे स्थित होती है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? दोस्तों पौधों के वायवीय भागों में प्रमुखतः पत्तियों से जल वाष्प के रूप में होने वाले जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? यानी पौधे की वायवीय भागों में, पौधे के वायवीय भागों में यानी जहाँ से पौधा सांस लेता है, वायवीय भागों में मुख्यतः पत्तियों से जब जल वाष्प के रूप में, यानी दोस्तों जब पेड़ की पत्तियों में, दोस्तों जब पेड़ की पत्तियों से जल वाष्प के मतलब यानी भाप के रूप में होने वाली जल हानि, यानी भाप के रूप में जब उसमें से जल निकलना हो जाएगा, यानी जल उड़ने लगेगा, तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। इस तरह से आप समझिए दोस्तों, आप किसी जगह जमीन है दोस्तों, कोई वहाँ थोड़ा बहुत पानी पड़ा है, तो दोस्तों धूप से वो पानी यानी सहसे सूखता चला जाएगा, तो दोस्तों क्या पानी होगा दोस्तों? वो भाप बनकर उड़ता चला जाएगा। इसी तरह ये कह रहा है कि पौधों के वायवीय का मतलब यानी पौधे कहाँ से सांस लेंगे दोस्तों? अपनी पत्तियों के जरिए तो सांस लेंगे। पौधे के वायवीय भागों में मुख्यतः पत्तियों से और जल से वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले पर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कि पोषण क्या है? पोषण क्या है दोस्तों? पोषण क्या है? पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखो। पोषण क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पोषण क्या है, फिर पूछा है कि स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखो। स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखो। दोस्तों पहले हम बात करेंगे पोषण किसे कहते हैं, यानी पोषण किसे कहते हैं? वे समस्त क्रियाएं जिनकी सहायता से जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाता है, पोषण कहलाता है। वे समस्त क्रियाएं जिनकी सहायता से जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाता है। यानी दोस्तों जैसे ही कोई भी जीवधारी, कोई भी यानी क्या होगा, यानी कोई भी खाना खाएगा और उस खाने को दोस्तों शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना ही पोषण यानी शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाएगा, और दोस्तों जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलेगी तो दोस्तों हमारा शरीर काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह दोस्तों पोषण, यानी पोषण को कह रहा है कि वे समस्त क्रियाएं जिनकी सहायता से जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। भोज्य पदार्थों को मतलब यानी जो खाने योग्य पदार्थ होंगे, आप उन पदार्थों को ग्रहण करोगे, कोशिका के उपयोग हेतु बनाता है। कोशिकाओं को उपयोग होता है, यानी जैसे ही आप खाना खाएंगे दोस्तों, अगर आपने पिछले एक दिन से खाना नहीं खाया तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करोगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी खाना खाया तो दोस्तों आप खुद को एक एनर्जिंग पाओगे, यानी दोस्तों आप में एक अलग ही एनर्जी होगी। तो दोस्तों वो एनर्जी कहाँ से आती है? यानी दोस्तों जब आप खाना नहीं खाते हो तो दोस्तों आपकी कोशिका में जो जिस चीज़ की आपकी कोशिकाओं को आवश्यकता है वो कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप खाना खा लेते हो तो दोस्तों वो चीज़ें आपकी कोशिका तक पहुँच जाती हैं, और आपकी कोशिका यानी जो उपयोग हेतु होती हैं पोषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भोजन के अंतःग्रहण यानी भोजन को अंदर ले जाना, पाचन करना, अवशोषण करना, स्वर्गीकरण करना तथा बाह्य क्षेपण यानी दोस्तों मल के रूप में बाहर निकालना आदि क्रियाएं आती हैं। क्या आदि क्रियाएं आती हैं? अब मैं बताऊँ स्वपोषी किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए। जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी का मतलब यानी जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण कैसे दोस्तों? ये कह रहा है जैसे आप पेड़ पौधे देखते होंगे दोस्तों, आपने कभी पेड़ पौधों को यानी उन्हें जाकर भोजन दिया है काट के अपने हाथ से? दोस्तों पेड़ पौधे कभी किसी से भोजन नहीं लेते दोस्तों, आप उन्हें पानी देते हो, लेकिन दोस्तों वे यानी पानी लेते हैं वो, लेकिन दोस्तों वो भोजन किसी से नहीं लेते। दोस्तों पेड़ पौधे कैसे होते हैं दोस्तों? पेड़ पौधे स्वपोषी का मतलब स्व का मतलब खुद, और पोषी का मतलब निर्भर, यानी वे खुद पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे खुद पर निर्भर होते हैं, जो खुद ही यानी अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों कह रहा है जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, इस स्वयं का मतलब खुद कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र और आहार नाल का वर्णन करो, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र और वह आहार नाल का वर्णन करो।
तो दोस्तों इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों मनुष्य के पाचन तंत्र का जो चित्र है आपको हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा होगा फुल एचडी में। दोस्तों आप वहाँ से उसमें देख सकते हो। यानी मनुष्य की आहार नाल है, मुख है, मुख गुहिका है, दोस्तों ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद में दोस्तों इसमें आपका है ग्रस नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। दोस्तों ये सभी आपको यानी इस चित्र के अंतर्गत दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस चित्र में यानी इस चित्र को मैं करवाऊंगा कि इस चित्र में कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस चित्र को हटाता हूं और दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए मनुष्य का पाचन यानी भोज्य पदार्थों का आहार नाल में पाचन दो प्रकार से होता है। यानी दोस्तों भोजन जैसे हम कोई खाना अपने अंदर ले जाते हैं दोस्तों, वो खाना आहार नाल में जाता है और इसका पाचन दो प्रकार से होता है। यानी इसका पाचन कैसे, इसका पाचन दो प्रकार से होता है। नंबर एक भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। यानी एक तो दोस्तों इसकी भौतिक प्रक्रिया है और दूसरी कौन सी, एक भौतिक प्रक्रिया है और दोस्तों दूसरी रासायनिक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं मनुष्य की आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल मुख गुहिका से लेकर मतलब दोस्तों मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैली है। यानी गुदा यानी हमारे जो जहाँ से मल निकालते हैं दोस्तों वहाँ तक फैली है। जो हमारी आहार नाल होती है दोस्तों हमारे मुंह से लेकर यानी हमारे गुदा तक फैली है, जो 8 से 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। यानी दोस्तों कैसी, यानी 8 से 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। कैसी, अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। क्या दोस्तों कुंडलित का मतलब यानी दोस्तों जो गोल गोल घूम सकती है, सांप की तरह कुंडली ले सकती है, उसे कुंडलित नलिका कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ मुख व मुख गुहिका। मुख में जीव स्थित होती है। यानी दोस्तों आप सभी के मुंह में जीव होगी स्थित होती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों पर गत दंती, विषम दंती तथा दीवार दंती प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, गर्त दंती, विषम दंती तथा दीवार दंती प्रकार के दांत होते हैं मुख व मुख गुहिका पर। अब मुख गुहिका में लार ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा खुलती है। यानी दोस्तों मुख गुहिका में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो किनकी, नलिकाओं के द्वारा खुलती है। अब मैं बात करता हूँ ग्रसनी। दोस्तों यह मुख ग्रासन गुहिका का पश्चय छोटा भाग है। ग्रसनी घाटी या ग्लाटिक्स द्वारा श्वसन नली और निगल द्वारा ग्रास नाल में खुली होती है। यानी यह मुख गुहिका का पश्चय छोटा भाग होता है। ग्रसनी घाटी द्वारा यह ग्लोटिक्स द्वारा श्वसन नली और निगल द्वारा ग्रास नली में खुलती है। क्या दोस्तों, क्या खुलती है, ग्रसनी हमारी इसमें खुलती है। अब मैं बात करता हूँ आगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्रास नली। दोस्तों ग्रास नली यह पतली तथा लंबी नलिका होती है। इसमें अनुलंब पेशीय वलय होते हैं। इसमें पेशीय वलय पाए जाते हैं। यानी दोस्तों ग्रास नली कैसी होती है, यह पतली तथा लंबी नलिका होती है। इसमें अनुलंब पेशीय वलय पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आमाशय। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। दोस्तों आमाशय कैसे है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय तथा ग्रास नाल के बीच जठरगामी अवरोधनी या कोर्डिक अवरोधनी होती है। यानी दोस्तों आमाशय क्या है, दोस्तों आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। कैसा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय तथा ग्रास नाल के बीच में जठरगामी अवरोधनी या कोर्डिक अवरोधनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत। यह आहार नाल का सकरा यानी आहार नाल का सकरा तथा लंबा भाग होता है। यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। यानी दोस्तों छोटी आंत के क्या भाग होते हैं, दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 गृहणी, नंबर 2 मध्यांतर और नंबर 3 इलियम। तो दोस्तों छोटी आंत क्या होती है, यह आहार नाल का सकरा या तथा लंबा भाग होता है। यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, गृहिणी, मध्यांतर और इलियम। इसके 3 भाग होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बड़ी आंत। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यानी यह आहार नाल का जो बड़ी आंत होती है दोस्तों आहार नाल का अंतिम भाग होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके यानी छोटी भी आंत के 3 भाग होंगे और दोस्तों बड़ी आंत के भी 3 भाग होंगे। जो छोटी बड़ी आंत के 3 भाग है सीकम, कोलन और मलाशय, जिसे रेक्टम बोलते हैं। सीकम, कोलन और मलाशय जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जो कक्षा 10 की जो साइंस की क्लास को लेकर वीडियो क्वेश्चन। दोस्तों पार्ट 6 से जो पार्ट 6 है दोस्तों इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों इन सभी का PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 में किसी भी यानी कक्षा 10 या कक्षा 12 की किसी में भी कौन सी भी क्लास में हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों
हम आपको आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे और आपको बढ़े से अच्छे नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूँ बार बार, चाहे वो लघु क्वेश्चन हो या अति लघु हो दोस्तों, या विस्तृत क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।